मैंने वह सब देखा जिसे देखने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय मुझे डैडी अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वह औरत डैडी से बात कर रही थी, उसे देखकर तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह डैडी के बेहद करीबी थी। 10 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा, और डैडी अपने वादे पर अब तक कायम रह रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वह एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद की अपेक्षा की गर्म सलाखों से भेद रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और डैडी के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले में डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयान कर दे के डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपस में मिलते नहीं थे, तब डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने मुझसे चाय के लिए पूछा, तो मैंने उन्हें मना कर अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं से तकिए को भिगोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फ़ोन आया, तो मैं अपने गुस्से पर जबरन काबू पाते हुए बोली, डैडी इस वक्त आप कहाँ हैं? बेटे इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। डैडी बड़े प्यार से बोले, आपके साथ कोई और भी है? मैंने शक के भरे अंदाज में पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ और कोई भी है? क्या तुम्हें फ़ोन पर किसी की खुशबू आ रही गई? डैडी हंसते हुए बोले, हाँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखो तुमने अरुणिमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम अरुणिमा है। जनाब, जहां आप गलत फरमा रहे हैं। डैडी के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज़ सुनाई दी। अब वह आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का यह जमूला जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में लगा। एकाएक मेरे दिमाग की नसें तनने लगी और मेरा जी चाहा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। शिवानी बेटे, तुम लाइन पर ही हो ना? मुझे डैडी की बेफिक्र से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बेजान स्वर में बोली, डैडी यह सब क्या हो रहा है? आपके साथ कौन है? बेटे, मैं तुम्हें घर आकर सब बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फ़ोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि यह अरुणिमा कौन है? यह डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई? डैडी और अरुणिमा के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। शाम 7 बजे को काकी माँ ने मुझे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी शिवानी, क्या बात है? आज तुमने चाय नहीं पी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, तब मेरी तबीयत तो ठीक है। डैडी आ गए हैं? मैंने पूछा। हाँ, और वह तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज मैंने डैडी के साथ उनकी कार में देखा था। और यह रही मेरी बेटी शिवानी। डैडी उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले, ना चाहते हुए मेरे हाथ नमस्कार करने की मुद्रा में जुड़ गए। जीती रहो। वह खुद ही उठकर मेरे करीब आ गईं और फिर मेरा चेहरा अपने हाथ में लेकर उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यारा चुम्बन अंकित कर दिया। अगर मेरी बेटी होती तो वह बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो। अरु, यह तो तुम्हारी बेटी है। डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतरते जा गए। मेरा जी चाहा कि मैं अपने कमरे में जाऊं और खूब फूट फूट कर रोऊं। आखिर डैडी ने मेरे विश्वास का खून जो किया था। बेटी, तुम करती क्या हो? अरुणिमा जी ने मुझे अपने साथ बिठाते पूछा। उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत ने मुझे नफरत करनी चाहिए थी, वह औरत मेरे वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी। मैं उन्हें अपने पढ़ाई के बारे में बताने लगी। दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो कौन आया है? डैडी ने काकी माँ को आवाज़ दी। मैं जानती हूँ कौन आया है। काकी माँ ने वहाँ चाय की ट्राली के साथ एक कदम रखा। अरे काकी माँ, आप? अरुणिमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्राली मेज पर रख काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। अरुणिमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था। यह बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं?
मैंने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े। बेटी, अरुणिमा जी का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी अरुणिमा ने डैडी को इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलटी और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वे एक दूसरे से बात करने से दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे। निसंदेह डैडी शादी से पहले इसी अरुणिमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने अरुणिमा जी से काफ़ी बातें की। वह बहुत जहीन थी। वह हर विषय पर खुलकर बोल सकती थी। उनकी नॉलेज को देखकर मेरी उनके प्रति कुछ देर पहले जमी नफरत की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे यह भी पता चला कि वह एक प्रोफेसर थीं। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने का इकलौता बेटा नितिन था, जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब अरुणिमा आई तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों की भटुकियों में संसार भर की राजनीति की लिपि होती है। जब उनकी पलकें झुक जाती हैं तो ना जाने कितने सिंहासन उठ जाते हैं, और जब उनकी पलकें उठती हैं तो ना जाने कितने राजवंश गौरव से गिर जाते हैं। अरुणिमा जी भी शायद उन्हीं औरतों में एक थी। तभी डैडी ने दूसरी शादी ना करने की जो कसम खाई थी, उसे आज वे तोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस उम्र में डैडी अरुणिमा जी से शादी करके दुनिया की नज़रों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी से मेरी आँख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे अरुणिमा जी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, मैं ज़रा संभल कर बोली। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए मैं देर तक सोने का मज़ा लेना चाह रही थी। इसका मतलब है मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। सॉरी बेटे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आंटी, डैडी की इजाज़त के बिना मैंने अपना वाक्य जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूँगी। वह बड़े हक से बोली। वह मना नहीं करेंगे। उस पल जेहन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था, जिससे मुझे बेहद नफरत होनी चाहिए। मैं उससे धीरे धीरे उसके करीब क्यों जाती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद मैं अरुणिमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बैठाया। इसके बाद वह मेरे लिए नाश्ता बना कर लाईं। नाश्ते के दौरान मैंने उनसे पूछा, आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मिले हुए मुझे अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। सच कहूँ कि मैं कल से सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यह कहकर मैं उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका हुआ हुनर ड्राइंग रूम में, बेडरूम, हर तरफ जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वह मुझे मोहब्बतों का आईना जान पड़ा। उनके सलीके और हुनर को देख मेरे दिल में एक हुक सी उठ रही थी। मैं सोच रही थी कि काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त डैडी से लड़ते हुए बिताया था। मेरी मम्मी ने बेशक मेरे डैडी के शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वह उनके दिल में जगह नहीं बना पाई थी, जो कि एक स्त्री अपने पति के दिल में बनाती है। अब अरुणिमा जी का ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आ गई। उन दिल के किसी कोने में मेरे डैडी के लिए जगह ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने डैडी से शादी क्यों नहीं की थी, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। शाम होते ही डैडी मुझे लेने आ गए। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, डैडी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? डैडी ने बड़ी हिम्मत हैरानी से मुझे देखा, फिर आहत भाव से बोले, बेटे, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है जो आज तुम ऐसी बात कह रही हो? तुम्हें जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप अरुणिमा जी से प्यार करती हैं ना? मैंने बिना किसी भूमिका के कहा। डैडी पहले काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर एक गहरी सांस छोड़ते बोले, यह सच है कि एक वक्त था जब हम दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते थे और हमेशा के लिए एक दूसरे का होने का फैसला कर चुके थे। ऐसी बात थी तो आपने एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मुझे अरुणिमा जी से शादी करने से मना किया था। तब मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना घर से भागकर अरुणिमा जी से शादी करने का फैसला किया।
लेकिन उस वक्त अरुणिमा ने मेरा हाथ साथ नहीं दिया था। तब उसका यही कहना था कि हमारे माँ बाप के हम पर बहुत एहसान हैं, हमें उनके एहसानों का सिला उनके अरमानों का खून करके नहीं देना चाहिए। उनकी खुशियों के लिए हमें अपने प्यार का बलिदान करना चाहिए। मैंने तब अरुणिमा को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इसलिए हमें एक दूसरे की ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा। कुछ दिन पहले वह मुझे एक पार्टी में नहीं मिलती तो मैं उसे तुम्हारी मम्मी कभी नहीं बना पाता। आज की तारीख में उसका एक ही लड़का है जिसे अरुणिमा के तुम्हारी मम्मी बनने से कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन डैडी, मुझे ऐतराज़ है, मैं कड़े स्वर में बोली। क्यों? डैडी की भवें तन हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जग हंसाई हो। मुझे किसी की परवाह नहीं, डैडी सख्ती से बोले। तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। तुम अपने को दिमागी तौर पर तैयार कर लो। कुछ ही दिनों में वह तुम्हारी मम्मी बनने जा रही है। उस वक्त मुझे अपने डैडी एक इंसान न लगकर एक हैवान लगे थे, जो दूसरों की इच्छाओं को अपने नुकीले नाखून से नोच नोच कर तार तार कर रहे देता। 2 दिन पहले ही अरुणिमा जी का इकलौता बेटा नितिन लंदन से वापस लौटा तो उन्होंने उससे सबसे पहले मुझे मिलवाया। नितिन के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगी कि वह मेरे सपनों का राजकुमार है। मैंने अपने जीवन साथी की जो कल्पना की थी वह हूबहू नितिन जैसा ही था। कितनी अजीब बात है, जिस बाप को शादी की उम्र में दहलीज पर खड़ी अपनी औलाद के साथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए, वह बाप अपने स्वार्थ के लिए अपनी औलाद की खुशियों का खून करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की सोच रहा है। आज अरुणिमा जी खरीदारी के लिए मुझे अपने साथ ले गईं। मैंने उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डैडी के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। शॉपिंग के दौरान जब अरुणिमा जी ने एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े और जेवर खरीदे तो मुझे उनसे भी नफरत होने लगी थी। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी डायरी में लिख दिया जाए कि जिस दिन डैडी अपने माथे पर सेहरा बांधेंगे उस दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। आज मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा है और हंसना भी। रोना इस बात पर आ रहा है कि मैंने सोचा वही हुआ ना, और जो मैंने नहीं सोचा था वह हो गया। यह बात मुझे पता चल गई कि डैडी को अरुणिमा आंटी को मेरी मां बनने का फैसला आगे आने वाली 28 नवंबर को करना था, और वह विवाह बहुत सादगी से गिने चुने लोगों के बीच ही होना था। 28 नवंबर को सुबह होते ही मैंने खुदकुशी करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि डैडी जैसे अरुणिमा आंटी के साथ 7 फेरे लेंगे, वैसे ही मैं अपने कमरे में आकर पंखे से लटककर फांसी पर लगा लूँगी। दोपहर को जब मैंने अपने कमरे में मायूस बैठी थी तभी काकी माँ ने मुझे सामान के साथ वहाँ कदम रखा और धीमे स्वर में बोली, ये कपड़े तुम्हारे डैडी की पसंद के हैं, जो कि उन्होंने अरुणिमा बेटी की खरीदारी थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से ये कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ। मैं काकी माँ से कुछ पूछ पाती उससे पहले वह कमरे से बाहर निकल गई और कुछ लड़कियाँ मेरे कमरे में आकर मुझे संवारने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहाँ काफ़ी मेहमान बैठे थे। मेहमान की गहमगहमी देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सोफे पर बैठी ही थी कि वहाँ अरुणिमा जी आ गईं। उनके साथ नितिन नहीं आया था। शिशिर, हमें इजाज़त है? उन्होंने डैडी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, यह रही तुम्हारी अमानत, इसे संभाल कर रखिएगा, डैडी भावुक स्वर में बोले। तभी वहाँ नितिन ने कदम रखा जो दूल्हा बना हुआ था। मेरा सिर झूम गया। मैंने उलझन भरी निगाहों से डैडी की तरफ देखा तो वे मेरे करीब आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अरुणिमा आंटी को तुम्हारी मम्मी बनाऊंगा। आज से अरुणिमा आंटी तुम्हारी मम्मी हैं, इन्हें हमेशा खुश रखना। एकाएक मेरी फूट पड़ी। मैं डैडी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर मैं नितिन की हमसफ़र और अरुणिमा जी की बेटी बन गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।